इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज वो कुंडली नहीं है जो मैं लगभग शुक्रवार को लेके आता हूं। आज एक सामान्यतया एक ऐसे कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं जिसमें परिवार में कलह का वातावरण क्यों बनता है और कई बार हम क्यों विदेश चले जाते हैं, क्यों भटकना पड़ता है, काम क्यों हमारा रुकता है, ऐसे तमाम तरीके के सवालों के उत्तर के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताने वाला हूं और अंतिम हिस्से में आज जिनके सवाल का उत्तर लेकर के आऊंगा उनका नाम है सचिन भारद्वाज। ये हैं सोनीपत हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग बता देता हूं। जन्म इनका हुआ है यूनाइटेड किंगडम, CRAWLEY ये जगह का नाम है। अब पता नहीं वो कौन सा जगह है पर आप लोग देख लीजिएगा। 1969 में ये जन्मे हैं और मेरे पास एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां पे अगर मैं सबसे पहले अगर कुंडली पे ही थोड़ी सी चर्चा कर दूं, पंचांग तो बताऊंगा 1 सेकंड के बाद बता ही देता हूं। माघ माह में इनका जन्म, मतलब व्यक्ति दीर्घ शरीर का है, देहधारी है और समाज का जो है वो संरक्षक हो सकता है, बड़ों का आदर करने वाला। लेकिन कई बार इसकी अच्छे लोगों से या जब कमजोर ग्रह की दशा चलती है तो अच्छी अच्छी बातें व्यक्ति को भाती नहीं है, ये बात भी दिखता है। माघ माह उत्तरायण में जन्मे होने के कारण आत्मबल बहुत ज्यादा बलशाली, इस वजह से अपने आगे किसी की सुने नहीं, धुन का पक्का और अपने पराक्रम के बल पर व्यक्ति सब कुछ पाने की हैसियत रखता है। शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण काम थोड़े लटकते भिड़ते से रहते हैं पर फिर भी काम जो है वो निकल जाता है, मतलब रुकेगा जरूर। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण संतान से व्यक्ति की बनती है लेकिन परिवार से नहीं बनती, गृहस्थ नहीं बनता है, वो बताऊंगा आगे। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति बातचीत करने में बहुत अच्छा है। आप इसको सामने से अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कैसे व्यक्तित्व का है, पर हाँ निस्संदेह जो है वो छुप करके पाप करने वाला होता है। ये ऐसी स्थिति लग्न के कारण भी बनती है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस आधार पर व्यक्ति का जो जन्म होता है वो बड़ा अच्छा होता है और पूर्णेंदु बना देता है। मतलब कहने का सीधा सा है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अगर शुभग्रह हो जाते हैं वो व्यक्ति प्रभाव संपन्न, धन से संपन्न, धन से युक्त, मानी, मर्यादित और भाव, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और भाव और भोग का भूखा होता है और इन सब चीजों के पीछे वो भागता ही रहता है। साथ ही साथ ये स्थिति और भी तब बन जाती है जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर सी हो जाती है। कैसे? चंद्रमा इनकी कुंडली में गौर करिए अष्टम में बैठे हैं और मैंने लगभग बार ये बात कही है कि चंद्रमा कभी भी 8वें और 12 में तो बड़ा परेशान करते हैं जी, बड़ा परेशान करते हैं। आगे बढ़ता हूं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं ये। पुनर्वास कराना मतलब पुनः उसी स्थिति को प्राप्त कर लेना। तो जब तक प्रयास करे तब तो वो एक अच्छा इंसान बन पाए। अगर बीच में गड़बड़ हुआ है या अभी वो गड़बड़ हो रहा है, जैसे इन्होंने लिखा है कि ये शराब वगैरह भी पीते हैं या फिर नशा वगैरह भी करते हैं। विषकुंभ योग, तैतल करण, शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो थोड़ा हठी है और थोड़ा जिद्दी भी है, गुस्सैल भी है और ये प्रभाव अच्छा नहीं है। भूल गया था मोबाइल ऑफ करना। ये तो इतनी सी बात है। शूद्र वर्ण और के प्रभाव में अगर आप विचार करें थोड़े से तो व्यक्ति लालची है, ऐसा कह सकते हैं। उसको हमेशा जल्दबाजी रहती है किसी भी चीज को पाने की और सेवा का मौका देता है, मतलब करने का, सेवा करता है और अपने से बड़े बुजुर्गों का, जैसे ब्राह्मणों का हो जाए, गुरुओं का हो जाए, जो अच्छे श्रेष्ठ और साम्रांत परिवार के लोग हैं उनके साथ संबंध बनाना चाहता है और उनके साथ अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहता है। लग्न पे जब आते हैं, लग्न कुंडली पे, तो आप जरा गौर करिए तो केंद्र में बिल्कुल भी कोई ग्रह नहीं है। और जब मैं इनकी कुंडली में चलित कुंडली पे आता हूं तो चलित कुंडली में भी जो स्थिति देख रहा हूं वहां पर शुक्र और राहु केंद्र में आ रहे हैं, यहां पे केतु बैठ रहे हैं। शुक्र और राहु ये दोनों ग्रह आकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठ रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के परिवार पे
कलह का वातावरण छाया रहता है, या कई बार परिवार में, एक कारण बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अचूक फल मंगल का ये है कि अगर मंगल 12 में बैठे हो और अगर शुक्र पंचम में बैठे हो, या फिर अगर मंगल शुक्र को देख लेते हो, या जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल का संबंध कैसे भी बन जाता हो, जैसे मंगल 12 में और शुक्र यहां उच्च के। आप जरा ध्यान से समझिए, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल 12 में अगर बैठेंगे तो लग्नेश होकर के 12 में बैठे और चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ शुक्र का संबंध बना, जहां शनि नीचाभिलाषी, शुक्र उच्च के, पर यहां पे दोनों ग्रह का प्रभाव आ रहा है चौथे भाव पे, शुक्र और राहु का। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का अपने परिवार से बनती नहीं है, अपने ही परिवार से उसकी बनती नहीं है, निभती नहीं है। ये मंगल के 12 में जाने का परिणाम है। और खास करके और भी स्थिति तब और बुरी हो जाती है जब यहां पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो जाए, मतलब राहु का प्रभाव हो जाए। वैसे वस्तुतः यहां पे राहु व्यक्ति को बब्बर बना देंगे, अपने पराक्रम के बल पे, अपने मेहनत के बल पे, अपने भाग्य के सहयोग के बल पे, अपने पराक्रम के बल पर व्यक्ति अपने भाग्य को जागृत कर लेता है और सब कुछ वो प्राप्त करता है जो भी उसको चाहिए होता है। पर वस्तुतः इनकी कुंडली में मैं जो स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर इतनी बात जरूर कहूंगा कि लग्न के अधिपति का 12वें जाना 24 डिग्री के हैं, 19 डिग्री तक उनका परिणाम बड़ा अच्छा दिखता, क्योंकि लग्नेश अगर 19 डिग्री तक होते, 20 डिग्री तक, तो कुछ अच्छे परिणाम कर सकते थे, पर वो 24 डिग्री के हैं और वो विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति गुरु जन्म कुंडली में राहु केतु के संपर्क में, और साथ ही साथ उस पर एक शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि और दूसरा इस कुंडली के लिए सामान्य ग्रह शनि की दृष्टि पड़ रही है, उसके प्रभावों को सामान्य कर रहे हैं। साथ ही साथ वो गुरु बहुत अच्छे बैठे भी नहीं है, राहु केतु के संपर्क में 6 नंबर की राशि, जहां पे गुरु की नीच दृष्टि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पे पड़ रही है, व्यक्ति के जीवन में शुद्ध और सकारात्मक माहौल बनता ही नहीं है, या उसका प्रभाव कमजोर सा हो जाता है। ये कुंडली और भी तब कमजोर हो जाएगी जब लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं रहेंगे। चलित कुंडली में शुक्र और राहु के कारण दाम्पत्य में पत्नी के ऊपर भी व्यक्ति कई बार खर्च करने से चूक जाता है, या वो नहीं करना चाहता, या कई बार स्वयं के ऊपर ही खाली खर्च करता रहता है, या कई बार परिवार की जिम्मेदारी लेने से थोड़ा सा भटक जाता है, या कई बार सुरापान वगैरह भी करता है, नशा आदि के चपेट में भी आ जाता है। ये बात भी कई बार ऐसा भी कह सकता हूं कि वो थोड़ा घमंडी सा हो जाता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब मैं सबसे पहले इनकी कुंडली में सूर्य पे चर्चा करूंगा। इनकी कुंडली में सूर्य श्रवण नक्षत्र के 17 डिग्री के, अवस्था ठीक है, और यहां से वो अपने भाग्य को देख रहे हैं। यहाँ पे मित्र की दृष्टि जो व्यक्ति को भाग्यशाली, और यहां बैठने के कारण मेहनती, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण मेहनत का परिणाम कम और काम अटकना, और छोटे भाई बहनों का सहयोग थोड़ा सा कमजोर या फिर अनियंत्रित सा होता है, क्योंकि उस पे मंगल की उच्च दृष्टि है तो क्रूरता भी फैलेगी, लेकिन भाई बुद्धिमान जरूर हो सकता है। छोटे भाइयों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं तो बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और वर्ल्ड वाइड टूर करने का भी योग देख रहा हूं। व्यक्ति घुमक्कड़ होता है, घुमंतु होता है, घूम घूम करके पैसे भी कमा ले, और अपने हाथ में झंडा लेकर के समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला और मेमोरेंडम तैयार करने वाला, जैसे होता है ना मेमोरेंडम, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, पता नहीं, वो जो नियम कानून बनाना, उस तरीके का कुछ काम समाज में और सरकार में रह करके कर सकता है। व्यक्ति दारोमदार संभाल सकता है। अब तो यहाँ तो परिवार की नहीं संभाल रहे, तो ये दारोमदार समाज की क्या संभालेंगे? तो व्यक्ति को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। एक बार जीवन मिला है और उसको शराब के घोंटे में और किसी भी तरीके से, अलग तरीके से उसको बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि व्यक्ति की कुंडली अगर वृश्चिक लग्न की बनी है तो वो बहुत ही संपूर्ण है, और लग्नेश अगर 12वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को विदेश जाने वाला, बाहर जाकर के धन कमाने वाला और घूम घूम करके पैसे कमाने वाला बना देता है। इनकी कुंडली में एक बात और भी है, दशम स्थान के अधिपति सूर्य व्यवसाय भाव में बैठे हैं। करेगा तो व्यक्ति अपना ही, स्वतंत्र ही रह करके काम करेगा और स्वतंत्र ही रहना चाहता है। यही स्थिति जातक को जीवन में कई बार व्यवसाय बदलने वाला बना देती है। उसका मन एक जगह टिक करके नहीं रहता है। उसका दूसरा कारण चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठे होने का होता है। आप जरा दशमांश कुंडली में देखिए, गुरु यहां भी कन्या राशि के, यहां भी गुरु जो है वो अष्टम भाव में जाकर के अपने प्रभावों को कमजोर ही कर रहे हैं थोड़े से, और यहां मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा, शुक्र और चंद्रमा व्यक्ति को कई बार केयरलेस बना देते हैं।
चलो ठीक है, जो चल रहा है सो चलता है, बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत ज्यादा चक्कर में रहना नहीं है, इस तरीके का भाव व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होते देखे जाते हैं। सूर्य श्रवण नक्षत्र जिसके अधिपति चंद्रमा अष्टम में, व्यक्ति का आत्मबल और व्यक्ति कई बार नैतिक तत्वों से कमजोर पाया जा रहा है। इस चीज को ठीक करने के लिए सूर्य की आराधना घर में होनी चाहिए, अभिषेक करवाइए, घर में शिव की पूजा भी करवाई जा सकती है। चंद्रमा अष्टम में पुनर्वसु नक्षत्र के जिसके अधिपति चंद्रमा से केंद्र में जा रहे हैं, और जहां चंद्रमा नक्षत्र के अधिपति पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ व्यक्ति का और नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा से केंद्र में, इस वजह से चंद्रमा का बल बढ़ा। व्यक्ति साहसी और पराक्रमी है क्योंकि चंद्रमा से 5वें मंगल बैठे हैं, और उस चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, न तो कोई ग्रह उन्हें देख रहा है, और लेकिन ये चंद्रमा राहु से केंद्र में आ रहे हैं और ये चंद्रमा गुरु से केंद्र में आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां व्यक्ति का मन अनस्टेब्लिश हो रहा है, अनियंत्रित हो रहा है, बुरी चीजों के प्रभाव में आ रहा है, गलत संगति में जा रहा है, नियंत्रित नहीं है, विचारों में गोता लगाया रहता है, और कई बार वो क्या कर रहा है उसे खुद ही समझ में नहीं आती है। अभी उसको आप कुछ भी अच्छा कहेंगे, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी भी स्थिति मैं देख रहा हूं, और व्यक्ति खुद को बहुत ही ज्यादा अभिमानी बना बैठता है। ये स्थिति होती है। आप जरा कुंडली को और भी निकटता से समझना। मंगल जन्म कुंडली में विशाखा नक्षत्र जिसके अधिपति जन्म कुंडली में राहु केतु के संपर्क में एकादशवें भाव में आकर के, जहां के अधिपति बुध गुरु से देखे जा रहे हैं, जहां नीच की दृष्टि है, तो एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचमस्थ हुए अपने भाव से और भाग्य का बल बढ़ा रहे हैं। और एकादशवें भाव के अधिपति का नवम भाव को देखना व्यक्ति के जीवन में लाभ प्राप्त करने के आसार भी पैदा करते हैं। लेकिन वो कब? जब बुध की दशा आएगी तब, जब सूर्य की दशा आएगी तब। व्यक्ति है बड़ा बुद्धिमान, पर वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता, इस वजह से कई बार उसकी बुद्धिमानी भ्रमित भी हो जाती है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब यह है कि व्यक्ति को सबका आदर करने का और भी अपना गुण विकसित करना होगा। और मैं एक चीज और कहूं तो चतुर्थ स्थान में जो स्थिति देख रहा हूं, यहां पे गौर करिए तो कोई भी ग्रह नहीं देख रहा, पीछे सूर्य बुध, आगे शुक्र शनि राहु। ये भाव ठीक भी बन रहा है और कमजोर भी, मतलब 50% का परिणाम मिल रहा है। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी, इस वजह से थोड़ी कमजोरी, और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 12 में, इस वजह से व्यक्ति जो है वो ठोकरे भी खाया है और खाता है। थोड़ी सी चर्चा अगर आप मंगल की दृष्टि पे करें तो ये दृष्टि तो ठीक है, साहसी और निडर बना रही है। ये दृष्टि जो है वो व्यक्ति को परिस्थितियों से लड़ने वाला और अपने पराक्रम के बल पे और पराक्रम का सुख अर्जित व्यक्ति कर लेता है। इस दृष्टि का कोई विशेष लाभ व्यक्ति के जीवन में मिल नहीं रहा, इस वजह से गृहस्थ जो है वो प्रभावित होता है और व्यक्ति के पत्नी के साथ दाम्पत्य के सूत्र में संततियों के साथ थोड़ी बहुत कट्टरता या फिर बहुत अच्छा माहौल नहीं बनता। दाम्पत्य तो चलो ठीक है, मतलब पुत्र पुत्रियों के साथ तो चलो फिर भी ठीक है, पर पत्नी के साथ कई बार मतभेद जाहिर हो जाते हैं। अब ये स्थिति शनि मंगल राहु केतु की दशा में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी इनकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है, अभी इनको आपको 2027 तक संभालना होगा। उसके बाद शुक्र आ जाएंगे जो कि इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। इस कुंडली के लिए शुक्र मारक, इस कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं, इस कुंडली के लिए मंगल जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, यहां भी लग्नेश होने के बावजूद, क्योंकि वो छठे भाव के अधिपति होते हैं और उनकी डिग्री 24 डिग्री की है। इस वजह से वो थोड़े कमजोर परिणाम कर रहे हैं, मतलब नियंत्रण उनका कुंडली पे कमजोर बन रहा है। इस कारण से व्यक्ति के नेचर को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के शांत होने की स्थिति को कमजोर महसूस कर रहा हूं। समझिएगा, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्नेश अच्छे नहीं होंगे तो वो थोड़ा तो उटपटांग हरकतें करेगा, क्योंकि कुंडली का जो मेन जो पावरफुल प्लैनेट है वही डिस्टर्ब हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप जरा गौर से देखो तो लग्न के ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस लग्न पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ऊपर राहु की दृष्टि और वो भी नीच की। उसके बाद आप जरा गौर करें तो कुंडली में चंद्रमा 12वें 8वें, गुरु पापी भाव में, लग्नेश 12वें और बुध त्रिक भाव में, तो त्रिक स्थान में ग्रहों का प्रभाव ज्यादा। पंचम भाव में शुक्र उच्च के हो गए, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो खाली बड़े बड़े ख्वाब ही देखता रहता है और भौतिकवादी हो जाता है, मतलब मैटेरियलिस्टिक हो जाता है आप अगर अंग्रेजी में है तो। और एक बात तो मैं भी समझता हूं कि विदेशों के संस्कार कितने भी होंगे, हम भारतीयों से तो कम ही होंगे। और खास करके और भी स्थिति तब बिगड़ जाती है जब व्यक्ति अनसुनी बात सुनने वाली चीज को भी अनसुना करते, उसको ये सब चीज समझ में भी ना आए, शायद मैं जो बोल रहा हूं, ये स्थिति दिख रही है। ये मंगल की बात थी। बुध जो है वो जन्म कुंडली में व्यक्ति को बुद्धिमान, यशस्वी, ज्ञान से संपन्न,
कम्युनिकेशन, अपने काम पे ध्यान देने वाला, भाग्य का लाभ प्राप्त करने वाला, दाम्पत्य और पुत्र के साथ संबंधों को कमजोर नहीं करने वाला, उनके साथ श्रेष्ठ बना रहा है संबंध। लेकिन यहां पे ये व्यक्ति की कुंडली में लाभ और अष्टम के अधिपति होकर के बैठे हैं। विपरीत परिस्थिति का निर्माण भी व्यक्ति के जीवन में कई बार धन को लेकर के होता है, जहां व्यक्ति धन को खर्च करने में चूकता नहीं है, और इस कारण से चूंकि वो धन खर्च करता है पर दूसरों के ऊपर, कई बार जब परिवार की आवश्यकता होगी तो उसको वो बात नाजायज लगती है, और जब वही धन किसी दूसरे अय्यासी में या फिर कई बार अलग अलग चीजों पे धन खर्च करना हो तो उसे वो बड़ा अच्छा लगता है। इनके सवाल मैं थोड़े से पढ़ देता हूं। इन्होंने जो सवाल भेजे हैं उसके आधार पर मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इन्होंने सवाल मुझे भेजे हैं, जय बाबा। जनरल नेचर वो मैंने बताया, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या विशेष नहीं है, व्यक्ति किसी भी चीज के लत में पड़ सकता है, ऐसा मैं देख रहा हूं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं, क्योंकि शुक्र भी उच्च के हैं राहु के साथ। ड्रिंक प्रॉब्लम एंड फैमिली से नहीं बनती, वो बात मैंने शुरू में बता रखी है, शुक्र और मंगल के कारण। और जन्म कुंडली में शापित दोष है, क्या वजह से फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती होगी क्या? यहाँ पे शनि राहु के बैठने के कारण ये, अगर मैं इस चीज को और भी गहराई से समझूं तो शनि यहाँ पे 26 डिग्री के, राहु वहां पे 8 डिग्री के, अंतर काफी ज्यादा है, पर उस पे गुरु का प्रभाव है जो इस कुंडली के लिए द्वितीयेश और पंचमेश होते हैं। तो इस भाव में जो दोष पैदा होगा, अगर इस भाव का अधिपति उसे देखे और कुंडली का कारक ग्रह हो तो निस्संदेह थोड़े से प्रभाव तो बनेंगे, पर वो चीज रिपेयर भी हो रही है। मतलब इसका मैं बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देख रहा, लेकिन हाँ, ये इस वजह से परिवार में इनकी बनती नहीं है या निभती नहीं है, इस वजह से नहीं कि यहाँ पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव तो चलो है ही, लेकिन ये चीज और भी ज्यादा कमजोर इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ वो 12 में जा रहे हैं और विदेश भाव का अधिपति अपने प्रभावों को उच्च कर रहा है। मैंने क्या बात बताई है कार्यक्रम में हर बार कि छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति थोड़े कमजोर हों तो ही अच्छी बात होती है। उनका बहुत ज्यादा बलशाली हो जाना कुंडली और जातक को कमजोर कर सकता है और उस भाव को भी कमजोर कर सकता है जहां वो बैठे हैं। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति जो इस कुंडली के मारक होते हैं, वो आपके दाम्पत्य को, आपके जीवन के प्रेम को, आपके जीवन के सौहार्द को और आपके इमोशन को वो अनकंट्रोल कर रहे हैं या उसे रिपेयर नहीं कर रहे हैं या फिर उसमें समस्या डाल रहे हैं। तात्पर्य सीधा सा है कि व्ययात्मक स्थितियां ज्यादा बन रही हैं। इस बात को समझना होगा और मैं ये जातक के कान में थप्पड़ लगा करके ये बात कहने की बात करता हूं, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। 1969 के हैं आप। अब मुझे नहीं लगता है कि ये इस छोटी अवस्था का व्यक्ति आपकी कुंडली का विश्लेषण करने की योग्यता रखता है। नहीं, आप तो खुद ही अद्भुत हो सकते हो। आपके पास समाज को साथ में लेकर के चलने का, चलो छोड़ो समाज की बात छोड़ते हैं, आपको परिवार को साथ में लेकर के चलने का दम है आपके पास। और ये व्यक्तित्व में जो कमजोरी आई है, जो आपका जो ये पूरा सुपर पावर जो नेचर है वो कमजोर हुआ है, उसके पीछे का एकमात्र कारण बताऊं, और उसके पीछे का सिर्फ एकमात्र कारण है कि आपकी कुंडली का मंगल 12 में है और शुक्र उच्च के हुए हैं। इसको उच्च का नहीं होना चाहिए था। यहां पे शनि और राहु का बैठना आपके प्रेम को प्रैक्टिकल बना रहा है और प्रेम नहीं होता है क्या प्रैक्टिकल, वहां पे आप प्रायोगिक नहीं हो सकते। एक बार मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था अभी हाल ही में, जिसमें मैंने माननीय प्रधानमंत्री को जो है वो लंगर में या कहीं पे कुछ लोगों के साथ जो है वो देखा था। तो वो वीडियो मुझे मिला तो मैंने कहा कि ये राजनीति है, यहां सब कुछ करना पड़ता है और आपको हर व्यक्ति के पास प्रभाव बना करके रखना पड़ता है। और इसके लिए यही राजा की मूलतया पहचान होती है कि वो जब कहीं भी जाए उसके रंग में अपने आप को ढालने का प्रयास करे। राजा वही है जो नीचे से जुड़ा है, राजा वही है जो नीचे वाले का दर्द समझता है। और राजा हर मैंने उनकी फिल्म भी देखी थी, जो उनके ऊपर जो बायोपिक आई थी, मैंने वो देखी थी और बहुत अच्छे तरीके से उसको बहुत ध्यान से देखा था। तो मैंने पता नहीं जैसी भी थी, मैं तो उनको बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री के तौर पे ही जानता हूं, पर उनकी कुंडली मैंने देखी है, उस पर मेरा कार्यक्रम भी है। पर हाँ, इतनी बात, वो भी वृश्चिक लग्न के ही हैं और तो मैं उनका तो बहुत सम्मान भी करता हूं। तो इस आधार पर मैं ये बात कहता हूं कि राजा वही जो सबको अपने साथ लेकर के साथ में चलने वाला और सबको एक साथ इकट्ठा जोड़ने का प्रयास करे।
चाहे किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी अगर अलग तरीके से टिप्पणी करूं तो इतनी बात तो जरूर जानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मिले भारत को तो सिर्फ 2 ही मिले हैं। अगर भारत को प्रधानमंत्री मिले अभी तक तो सिर्फ 2 ही मिले। एक माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे माननीय श्री नरेंद्र मोदी। बाकी तो सब मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर हाँ ये दोनों अच्छे बने थे। मैंने इन्हीं दोनों का शासनकाल देखा है और बाकी तो किसी का नहीं देखा। इनका देखा था, मनमोहन सिंह जी का भी देखा था, पर उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीजें, पर इसमें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। इसको अलग तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति स्वयं जो है वो प्रधान है। इसको अगर कुंडली से जोड़ के देखते हैं तो ये व्यक्ति स्वयं प्रधान है। तो कहने का मतलब कि आपको प्रधान बनना है, आपको अपने आप को किसी गलत रास्ते पे ले जा करके हीन नहीं बनना है। और मैं समझता हूं कि इसमें आपको फंसने की और उलझने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप वृद्ध भी हैं और अधेड़ भी हैं, आपके पास अनुभव है मुझसे ज्यादा, आपके पास ज्ञान है मुझसे ज्यादा। तो मैं इस कुंडली पे क्या टिप्पणी करूंगा और क्या बोलूंगा, मेरी तो हैसियत ही नहीं है। अब तो पता नहीं जहां रहते हैं वहां का उच्चारण मुझे नहीं आता, तो मैं आपकी कुंडली कैसे देख सकता हूं। पर इतनी बात जरूर कहूंगा कि जिस क्षेत्र का ज्ञान मुझे है थोड़ा सा, उसमें मैं यही कह रहा हूं कि यहां पे थोड़ी कमजोरी जरूर है। और मैंने ये बात बहुत ही निकटता से जाकर के महसूस करी है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में केंद्र खाली हो, अलग बात है कि आपकी कुंडली में चलित कुंडली में वो यहां आ रहा है, वो मैं नहीं देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि जीवन तो यहां भटका पड़ा है और उसको ला करके मैं किसी भी तरीके का असंतोष और भी पैदा नहीं करना चाहता। तो तात्पर्य इतना कि कमजोर है और ये व्यक्तित्व को, व्यक्ति के नेचर को, व्यक्ति के प्रभाव को, व्यक्ति के भाव को, इन सब चीजों को प्रैक्टिकल बना रहा है, जो व्यक्ति धरातल पे आकर के नहीं सोच रहा है। और संस्कारों की कमी भी देख रहा हूं क्योंकि गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं। व्यक्ति कई बार उटपटांग हरकतें करता है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, कितना सफर करेंगे? सफर SUFF यार। एक बात बताता हूं, जब लग्नेश 12 में हो, गुरु राहु केतु के संपर्क में हो, पंचम भाव में शनि राहु केतु का प्रभाव हो, केंद्र खाली हो, नवांश में लग्न में राहु बैठे हो और यहां पे शनि राहु केतु का प्रभाव हो, तो करेंगे। लाजवर्त पहनाइए, गणेश जी की घर में पूजा करिए, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करिए और घर में बजरंगबली के सुंदरकांड का पाठ करिए। शिव जी का अभिषेक वगैरह हो सके तो अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके अवश्य कर लिया करिए। रविवार को इनको नमक खाने को मत दीजिए और जितना ज्यादा हो सके परिवार में प्रेम का माहौल ज्यादा विकसित करें और बड़े लोगों से, बहुत ऊंचे और बहुत शानदार लोगों से संबंध थोड़े कमजोर कर दें। क्योंकि शुक्र उच्च का है तो व्यक्ति के पर्सनल जो पर्दे के पीछे का जीवन है, मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हो, ध्यान से समझिएगा और कार्यक्रम रोज दिन देखने का प्रयास करिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं होते हो, मारक होते हो, अगर वो उच्च के हो और राहु केतु के संपर्क में आ जाते हो तो व्यक्ति का पर्सनल लाइफ प्रभावित होता है और पर्दे के पीछे का जीवन कूट कूट करके कूट जाता है, मतलब खराब हो जाता है, बुरा हो जाता है, प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है, व्यथित होता है, घबराहट में बीतता है और व्यक्ति किसी भी हद तक नीचे जा सकता है। ये वही हुआ है। हाँ, ये इनकी कुंडली, जहां मैं कहा था मंगल के बाद बुध पे था, गुरु पे बात करता हूं, वो तो हस्त नक्षत्र के हैं जिसके अधिपति चंद्रमा खुद ही परेशान से दिख रहे हैं। मिथुन राशि है, व्यक्ति राजसिक है, मैथुन करता है, राशि का अधिपति राशि से अस्तमस्त, ये ठीक नहीं है किसी भी तरीके से। इस कुंडली में भाव मजबूत कौन से बने हैं? ये भाव सबसे मजबूत बना है और यहाँ पे कमजोरी ज्यादा दिख रही है, यहाँ पे भी कमजोरी ज्यादा दिख रही है। पंचम भाव, नवम भाव कमजोर हो रहा है और व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिल रहा है जरूर, ऐसा नहीं कहूंगा कि भाग्यशाली नहीं है। व्यक्ति मंथन करता है तो कई बार बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करने वाला हो जाता है, अन्वेषक हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डीप थॉट क्रिएट करने वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति बनती है। आप इनकी कुंडली में चंद्रमा को देखिए और गुरु को देखिए। गुरु हस्त नक्षत्र में, इसका मतलब है कि व्यक्ति के ज्ञान के अंदर कुछ ना कुछ इमोशन का प्रवाह जरूर है, लेकिन चूंकि वो राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं और वो वक्री होकर के अपने प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के पास पराक्रम का परिणाम न मिलने से भी कई बार वो किंचित मात्र चिंतित है। उसका प्रभाव यश, कीर्ति और समाज में प्रतिष्ठा देने के लायक जरूर है,
पांचवी दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं बन रही है, इस वजह से डेली बेसिस का इनकम प्रभावित हो रहा है। जीवन में धर्म का शामिल होना जरूरी है। क्लियर है? शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद और ऐसी स्थिति शनि वहीं बैठे हैं रेवती नक्षत्र के, जिसका अधिपति बुध थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब ठीक है, वो ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो इस कुंडली में तो अच्छे होते नहीं है, विपरीत विपरीत ही कर रहे हैं खाली। इनकी कुंडली में इतने सारे प्रभाव। अब जरा ध्यान से समझिए तो ग्रह कैसे बैठे हैं। शुक्र पे बात करूंगा, उसको रोक करके। एक यहां, एक यहां, एक यहां, तीन, एक यहां, एक यहां, मतलब 5 घर में सारे ग्रह। अब व्यक्ति जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझ लेगा और खुद को अनुभवी भी समझ लेता है, वो किसी की सुनता भी नहीं है। और ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी केतु की दशा चल रही है तो व्यक्ति को, ध्यान से समझिएगा, 2027 के मार्च तक कम पैसों पे गुजर बसर करनी पड़ती है, कम पैसों पे अनुभव इकट्ठा करना पड़ता है। अभी व्यक्ति को अनुभवी बनने की आवश्यकता हो सकती है, या व्यक्ति जो है वो ठोकरें खा सकता है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ शरणागति धारण करनी है भगवान गणेश की पूजा की, उनके मंत्रों का जप, उनकी आराधना, घर में उनकी प्रतिमा लाइए और उनकी विधिवत पूजा करिए। ये काम मैं कर सकता हूं। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में ठीक ठाक है, इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते, पर फिर भी वो व्यय करवा रहे हैं ज्यादा और व्यक्ति के घर के माहौल को ठीक नहीं रख रहे हैं और व्ययी बना रहे हैं, ये कहने का मतलब है। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करता हूं तो शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में, जिसके अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में त्रिक भाव में, और इस कुंडली के लिए त्रिकेश होते हैं। इस कुंडली के लिए द्वितीय भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति होकर के गुरु, इन भावों को देखें या केंद्र में जाएं तो धन के लिए व्यक्ति को आरंभ में बहुत आसानी से, लेकिन यहां पे एक कमजोरी यह भी दिख रही है कि लग्न जो बना है वो 6 डिग्री का बना है और अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म, बुध इसके अधिपति हो जाएंगे नक्षत्र के। तो मंगल में बुध जब आए या मंगल में शनि आए तो कमजोरी बढ़ जाती है, मतलब उनकी दशाएं कमजोर हो जाती हैं। लेकिन शनि में बुध आए या बुध में शनि आए तो दशाएं अच्छी बीतती हैं। इस कुंडली में दशा चंद्रमा की थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ अच्छी जाएगी। बुध और सूर्य की दशाओं में अगर आप देखें तो सूर्य और चंद्रमा की दशा इस कुंडली में कारक होते हैं मंगल, सूर्य और चंद्रमा, गुरु, ये सब अच्छे होते हैं। शुक्र कमजोर होते हैं और बुध कमजोर होते हैं और शनि कमजोर होते हैं। तो 3 ग्रह कमजोर और 4 ग्रह मजबूत, यानी कि वृश्चिक लग्न जो होता है वो व्यक्ति को सुदृढ़ और प्रतिभा संपन्न बनाता है। व्यक्ति लेखक बन सकता है और बहुत ही प्रेम के भार में विह्वल होता है। उसकी लेखन क्षमता बड़ी ही पवित्र और उत्कट होती है, और साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो समाज को साथ लेकर के चलने वाला होता है। नियम कानून का बहुत ज्यादा पालन भले ना करे पर बनाता बहुत अच्छा है। सभी वर्गों को जोड़ करके साथ में लेकर के समाज को एक विकसित अवस्था में ले जाकर के स्थापित करने की प्राबल्यता व्यक्ति की कुंडली में देख रहा हूं। जीवन को सही लाना है तो गीता जी को जीवन में लाइए, हाँ बहुत आवश्यक है। गीता जी का पाठ, रामायण और कम से कम सदग्रंथों का अनुभव अपने जीवन में जरूर ही जोड़ना होगा। इस वजह से भी घर का माहौल कई बार अच्छा बन जाता है, और बिल्कुल बनता है, कई बार क्या बिल्कुल बनता है, मैं समझता हूं। ग्रह में षडबल में सूर्य कमजोर हो रहे हैं और शनि, ये दोनों। तो सूर्य कौन है? दशम भाव का अधिपति, इस वजह से काम कई बार बदलना पड़ता है। अस्त ग्रह है आपकी कुंडली में बुध, जो आपकी कुंडली के लाभेश हैं, इस कारण से लाभ कई बार कमजोर सा मिलता है, पर व्यक्ति के पास फिर भी तर्क है, बुद्धि है, चंचलता है, चपलता है, चातुरता है और अनोखापन भी है, अनूठा भी है। साथ ही साथ अगर आप यहां देखते हैं तो दाम्पत्य में शनि राहु केतु का प्रभाव ये ठीक नहीं होता है, इस वजह से गृहस्थ कमजोर। पर यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा, व्यक्ति खुश है, कई बार अपने आप में मस्त है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, और इस आधार पर कई बार घर का वातावरण प्रभावित होता हुआ ऐसा देख रहा हूं। इसका उपाय मैंने बताया, मैं एक मंत्र भेजूंगा, अगर ये व्यक्ति प्रत्येक दिन 10 मिनट भी जपने लगे तो काया पलट हो जाए। वो मंत्र मैं आपको भिजवा दूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। दशाओं के आधार पर अगर बात बता दूं तो आपकी कुंडली में जो दशा बीतेगी उसमें सूर्य और शनि की दशाएं बहुत अच्छी कई बार बीत जाती हैं। बाकी के जितने ग्रह हैं वो सब सामान्यतया सामान्य बीतते हैं और बहुत ज्यादा उनमें बदलाव नहीं देख रहा हूं। एक बात और भी कहूंगा कि व्यक्ति की कुंडली में संतान का सुख बहुत अच्छा है, संतति से इनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पत्नी के साथ समस्या हो सकती है, दाम्पत्य में समस्या हो सकती है, ये बात मैं देख रहा हूं। वैसे इनकी कुंडली में भवन और वाहन का सुख भी ठीक ठाक देख रहा हूं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इस कुंडली में अगर मैं और भी देखूं तो बहुत अच्छे तरीके से
व्यक्ति को व्यापार ही करना चाहिए, नौकरी करने का प्रभाव नहीं देख रहा हूं, पर व्यक्ति का मन अशांत है, शिव जी की पूजा घर में करिए, कभी कभी अभिषेक वगैरह भी कर लेना चाहिए। और अगर हो सके तो यहाँ पे शनि राहु का प्रभाव अगर कमजोर कर रहा हो तो व्यक्ति से एक नाग तांबे का जाकर के शिव जी के मंदिर में अर्पित करवा दीजिए। और व्यक्ति को शिव जी के मंदिर का दर्शन भी अगर हो सके, पता नहीं आप यूनाइटेड किंगडम में हैं तो वहां पे शिव जी का मंदिर है कि नहीं है, पर अगर हो सके तो कभी कभी ये काम करवा लीजिए। अपने घर में गंगा जी को स्थान दीजिए और गणेश जी को स्थान दीजिए। इनकी कुंडली के लिए जो है वो 9 तारीख बहुत अच्छी होगी, मीन राशि अच्छी होगी, कर्क राशि अच्छी होगी, मंगलवार और शनिवार का दिन अच्छा होगा। इनकी कुंडली के लिए कन्या राशि के लोग अच्छे हो सकते हैं, कर्क राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, ये राशियां अच्छी हो सकती हैं। दिन मैंने बताया, वार बताया, तारीखें बताई, ये सारी चीजें हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के पहले श्लोक से अब यहां से भगवान जो है वो अत्यंत गुप्त और गोपनीय बात बताएंगे। अब वो क्या बताएंगे वो तो कल बताऊंगा। आज के कार्यक्रम में सचिन भारद्वाज जी के सवाल का उत्तर इन्होंने पूछा है। ये कार्यक्रम का अंतिम हिस्सा है जहां से आप लोग कई बार नहीं देखते। इन्होंने पूछा है, पंडित जी क्या सरकारी नौकरी लगेगी, पुलिस विभाग में नौकरी लगेगी, सब इंस्पेक्टर का पद मिल सकता है? देखिए, आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की, जिसके अधिपति चंद्रमा नीच के राहु के साथ बैठे हैं, जिसका नीच भंग मंगल देख करके कर दे रहे हैं। मतलब आरंभ मशक्कत से युक्त है और व्यक्ति को आसानी से चीजें मिलते हुए भी देख रहा हूं। निसंदेह अभी केतु की दशा है, एक लाजवर्त धारण करनी चाहिए। और आपकी कुंडली में लग्न को पापकर्तवी लगा है, इस वजह से कई बार उसका ऑप्शन भी साथ में रखते चलिएगा। वैसे आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव भाग्य भाव पे और गुरु का प्रभाव भाग्य भाव पे है। आप पढ़ाने का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसके बाद चीजें प्राप्त हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि 2021 के 8वें महीने के बाद से ही आपके जीवन में नौकरी के योग भी बन रहे हैं, जो चलेंगे कम से कम आपकी कुंडली में 2024 के फरवरी तक। तो दम लगाइए, दम लगाइए और बजरंगबली की पूजा करना ना भूलना और उनका दर्शन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये बात जीवन में उतार लेने की आवश्यकता है। सूर्य 12वें है और गुरु 3रे भाव में। नैतिक तत्वों का पालन करिए और अपने आप को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाइए। अपने बड़ों का, अपने से गुरुजनों का, जो आपके बड़े हैं उनका आदर सम्मान, और साथ ही साथ गुरु ठीक नहीं होता 3रे भाव में, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। और पराक्रम भी करना पड़ेगा क्योंकि पराक्रमेश लग्न में बैठा है, इस वजह से मेहनत करनी होगी। निसंदेह आपकी कुंडली में 2024 के फरवरी तक योग है। और मन को शांत रखिए, मन को भटकिए मत, भटकने मत दीजिए। इतनी सी बात कहूंगा। शिव जी के मंदिर को धोने का काम शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।